गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करेंगे वो वैज्ञानिक पद्धति के स्टेप्स या चरण उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन आए तो बताना। स्क्रीन आ रही है? ओके, तो हम साइंटिफिक पद्धति के प्रमुख स्टेप्स और चरण के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि वैज्ञानिक पद्धति में हमने जो बात की उसमें क्या था कि वैज्ञानिक पद्धति एक वो तरीका या वो मेथड है जो किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए, किसी भी रिसर्चर के लिए उसके अनुसंधान और उसके जो रिसर्च है उसको अंतिम रिजल्ट तक पहुंचाता है, शुद्ध निष्कर्ष वो निकाल सकता है। और इसमें वो एक अपने विशेष स्टेप्स का एक क्रमबद्ध विधि के द्वारा वैज्ञानिक विधि पद्धति के आधार पर अपने अध्ययन को अंतिम रिजल्ट तक लेकर के जाता है। तो अब इसमें वैज्ञानिक विधि में जो एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा अपने रिसर्च और अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाने की। तो उसके अंदर क्या है कि कुछ अलग अलग विद्वान हैं जो वैज्ञानिक पद्धति के बारे में अपने अलग अलग चरण बताते हैं, अलग अलग स्टेप्स बताते हैं। जैसे कि अगस्त काम्टे की बात करें तो अगस्त काम्टे वैज्ञानिक पद्धति के 5 स्टेप्स बताते हैं। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले एक अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान के विषय का या समस्या का चुनाव करना होता है। उसके बाद जो भी उसने विषय चुना है, जो भी समस्या का उसने चुनाव किया है, जिस भी सब्जेक्ट पर वो अनुसंधान करना चाहता है उसके बारे में वो मतलब ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्या करेगा, डाटा का कलेक्शन करेगा, तथ्यों का संकलन करेगा। और डाटा कलेक्शन करने के बाद वो जो डाटा है उनका अलग अलग स्टेप्स में वर्गीकरण करेगा, अलग अलग स्टेप्स में उनको बांटेगा कैटेगरी के हिसाब से। और उस जब डाटा का बांट दिया उसके बाद उन डाटा की जांच करेगा और लास्ट में वो कुछ नियम बनाएगा जिससे उसके अनुसंधान का रिजल्ट शुद्ध रूप से प्राप्त हो सके। तो इसी तरह अलग अलग विद्वान अपने अपने हिसाब से अनुसंधान के अलग अलग स्टेप्स और चरण बताते हैं। जैसे कि कलिंजर इसके 7 स्टेप्स बताते हैं, तो जॉन ऑर्थर इसके 6 स्टेप्स बताते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें वैज्ञानिक पद्धति के चरण और स्टेप्स की बात करें तो जो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग स्टेप्स बताए हैं उसके हिसाब से हम इसके 6 स्टेप्स और 6 चरणों के बारे में बात करेंगे। तो पहला स्टेप्स क्या है कि समस्या का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो समस्या शब्द का यूज हुआ है या प्रॉब्लम शब्द का यूज हुआ है वो किसी मतलब जैसे में समाज में मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उसके लिए नहीं है। ये जो समस्या शब्द है, प्रॉब्लम है, ये है जिस किसी भी टॉपिक और जिस किसी भी विषय पर हम अनुसंधान करना चाहते हैं वो टॉपिक क्या होगा, वो सब्जेक्ट क्या होगा, उसके बारे में। यानी कि एक अनुसंधानकर्ता सबसे पहले अपने एक विषय का निर्धारण करेगा, एक समस्या का निर्धारण करेगा, टॉपिक का निर्धारण करेगा। क्योंकि जब एक अनुसंधानकर्ता को पता होगा कि मुझे किस विषय पर काम करना है, किस विषय पर अनुसंधान करना है, तभी उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में कुछ विचार और आइडिया आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले वो क्या करता है, एक समस्या का यानी कि अपने अनुसंधान के टॉपिक का निर्णय करता है कि वो किस विषय पर, किस टॉपिक पर अनुसंधान करेगा। और अनुसंधान टॉपिक का निर्णय करने के बाद उस टॉपिक से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामग्री है, जैसे कि आर्टिकल्स हैं, किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं आदि, उन का अध्ययन करता है। क्योंकि बिना कुछ पढ़े,
बिना कुछ नॉलेज प्राप्त किए अपने उस विषय के बारे में अपने अनुसंधान को वो आगे नहीं बढ़ा सकता। तो मान लो कि पहले किसी ने अनुसंधानकर्ता ने एक टॉपिक चुन लिया कि वो भारत और पाकिस्तान के ऊपर अध्ययन करना चाहता है, तो भारत पाकिस्तान के ऊपर या मनरेगा के ऊपर या भारत अमेरिका के ऊपर या किसी भी विषय पर वो मतलब रिसर्च करना चाहता है, तो उसमें वो एक विषय चुन लिया उसने। अब उस विषय में वो फिर उसका एनालिसिस करेगा उस विषय का, और उसके लिए वो क्या करेगा कि उस विषय से जुड़ी हुई अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, किताबें पढ़ेगा, और उसके आधार पर उसके माइंड में एक इमेज बनेगी कि उसे उस टॉपिक पर किस एरिया में किस तरफ अध्ययन करना है। जैसे कि मान लो किसी ने भारत पाकिस्तान संबंध चुना, तो भारत पाकिस्तान के उससे आर्थिक संबंधों पर अध्ययन करना है, या भारत पाकिस्तान के राजनीतिक संबंधों पर अध्ययन करना है, या भारत पाकिस्तान के बीच में जो समय समय पर अलग अलग समझौते हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए हैं, उन पर अध्ययन करना है, या भारत और पाकिस्तान के मतलब अलग अलग एरिया के हिसाब से वो अपने माइंड में एक इमेज, एक खाका तैयार करेगा, और उसके बाद वो अपने अध्ययन का काम शुरू करेगा। तो पहला समझ आया कि समस्या का विश्लेषण, और इसमें क्या बातें करेंगे हम। उसके बाद आएगा दूसरा जो टॉपिक है वो आएगा संसाधन सामग्री का सर्वेक्षण या साहित्य की समालोचना। मतलब कि जब एक अनुसंधानकर्ता के माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि उसे किस विषय पर अध्ययन करना है, किस विषय के किस एरिया पर अध्ययन करना है, तब वो क्या करेगा कि अपने उस अनुसंधान विषय के बारे में, उस विषय से जुड़े हुए मतलब निश्चित जो है डाटा है, आंकड़े हैं, जो साहित्य है, उस साहित्य को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा, उस चीज़ों को कलेक्ट करेगा। वह जैसे आर्टिकल्स इकट्ठे करेगा, मैगजीन्स इकट्ठी करेगा, न्यूज़पेपर इकट्ठा करेगा, उससे संबंधित अलग अलग मान लो जो कहीं से इंटरव्यू वगैरह आए हैं वो इकट्ठा करेगा, और उन चीज़ों को फिर वो अध्ययन करेगा, उन चीज़ों की स्टडी करेगा, और उनका फिर एक प्रकार से रिव्यू करेगा, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के रूप में बताएगा। वो कहेगा कि मैं एक अनुसंधान करता कि मैं मेरे जब अनुसंधान को आगे बढ़ाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं ये जो आर्टिकल हैं, चाहे ये मान लो ये इतनी 10 किताबें हैं, 5 मतलब आर्टिकल हैं, इस समय के न्यूज़पेपर हैं, उन चीज़ों की एक मतलब रिव्यू करेगा, एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाएगा, और उसकी एक लिस्ट देगा कि मैं इन चीज़ों का अध्ययन करके अपने अनुसंधान को, अपने रिसर्च को आगे बढ़ाऊंगा। यानी कि सबसे पहला काम उसने किया, अपने अनुसंधान विषय का चयन किया, समस्या का चुनाव किया, उसके बाद उसने अपने उस अनुसंधान विषय से को फाइनल करने के बाद सब विषय को से जुड़े हुए साहित्य को पढ़ने का प्रयास करेगा, साहित्य का रिव्यू करेगा, और ये दिखाएगा कि वो इन किताबों और इन आर्टिकल्स और मैगजीन्स के माध्यम से अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, तीसरा जो स्टेप होगा, मान लो कि उसने समस्या टॉपिक चुन लिया, उसके बाद उससे जुड़े हुए साहित्य को पढ़ लिया, 2 चीज़ें हो गई। तीसरा करेगा कि अब उस अनुसंधान विषय का जो टॉपिक है उसके बारे में वो एक पहले से अपने दिमाग में क्या करेगा, एक मतलब अनुसंधान नमूने की रचना। इसमें 2 चीज़ें करेगा, पहले से अपने दिमाग में एक हाइपोथेसिस, उपकल्पना बना लेगा। उपकल्पना क्या होती है कि एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए पहले उपकल्पना क्या होगी कि वो एक ऐसा आधार वाक्य होता है, जो आधार वाक्य एक अनुसंधानकर्ता के लिए उसके रिसर्च का, उसके अनुसंधान का बेस बनता है। तो इसलिए एक अनुसंधानकर्ता जब उपकल्पना का निर्माण करेगा, तो उपकल्पना के आधार पर अपने अनुसंधान को आगे वो बढ़ा सकता है। क्योंकि मान लो कि एक अनुसंधानकर्ता ने, स्क्रीन आ रही है ना अभी सामने, ओके। तो उपकल्पना के अंदर वो क्या करेगा, एक अनुसंधानकर्ता, मान लो कि एक अनुसंधानकर्ता ने, मान लो जैसे हमने बात की कि भारत और पाकिस्तान पर अध्ययन कर रहा है, और भारत और पाकिस्तान के मान लो आर्थिक संबंधों पर अध्ययन कर रहा है, तो आर्थिक संबंधों के ऊपर वो एक विचार बना लेगा, एक आधार वाक्य बना लेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर आर्थिक संबंध अच्छे हो जाते हैं
तो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि आर्थिक संबंध अच्छे होने पर दोनों देशों के लोगों के बीच में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है उसको समाधान करने में मदद मिल सकती है। ये मान लो उसने उपकल्पना बना ली। उपकल्पना बना ली यानी कि जैसे कि इसमें परिकल्पना की रचना है, उपकल्पना बना ली। अब ये उसका एक आधार वाक्य हो गया कि वो अपने अनुसंधान को इसी वाक्य को अपने माइंड में रखते हुए आगे बढ़ाएगा। तो वो क्या करेगा कि भारत और पाकिस्तान के आर्थिक संबंधों से जुड़े हुए जो भी उसको डाटा मिलेगा, जो भी मटेरियल मिलेगा, उसको इकट्ठा करेगा और उसको इकट्ठा करके और उसके ऊपर वो एनालिसिस करेगा और वो ये प्रयास करेगा कि जो उसने उपकल्पना बनाई है उस उपकल्पना की वो जांच करे कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अगर आर्थिक संबंध अच्छे हो जाते हैं तो इनके संबंधों में सुधार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसने उपकल्पना बनाई थी, उसने एक कल्पनात्मक वाक्य बनाया था। तो इसलिए जब इसके ऊपर जांच करेगा तो वो उसका जो जांच है वो लास्ट तक आते आते रिजल्ट तक पहुंचते पहुंचते वो उसकी सही भी सिद्ध हो सकती है, वो उसकी गलत भी सिद्ध हो सकती है, लेकिन वो उपकल्पना उसके अनुसंधान को एक निश्चित दिशा के अंदर आगे लेकर के जाएगी। एक ही लाइन में एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान को आगे बढ़ा सकता है। तो अपने अनुसंधान को वैज्ञानिक रूप देने के लिए अनुसंधानकर्ता उपकल्पना का निर्माण करता है। इसी के अंदर दूसरा काम क्या करता है कि जब एक अनुसंधानकर्ता ने अपनी उपकल्पना बना ली तो उस उपकल्पना से जुड़े हुए डाटा को इकट्ठा करेगा, तथ्यों को इकट्ठा करेगा और तथ्यों को इकट्ठा करते समय ये ध्यान रखेगा कि जो भी उसने आधार वाक्य बनाया है उस आधार वाक्य से के साथ वो जुड़ता हो, उस आधार वाक्य को मतलब मूल्यांकन करने में, एनालिसिस करने में उसके डाटा उसकी हेल्प करे। इस आधार पर वो अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाएगा। यानी कि 3 स्टेप्स में क्या क्या बातें की हमने कि एक अनुसंधान विषय का चुनाव करेगा, उस विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री को पढ़ेगा, अध्ययन सामग्री को पढ़ने के बाद एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर का निर्माण करेगा, एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद अपने अनुसंधान को एक सही स्वरूप देने के लिए, सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक उपकल्पना बनाएगा जो उसके रिसर्च और अनुसंधान का आधार वाक्य होगा और उसी उपकल्पना के आधार पर अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाएगा और उससे जो बात उसने उपकल्पना में की है उससे जुड़े हुए तथ्यों को इकट्ठा करेगा, डाटा को इकट्ठा करेगा और अपने उपकल्पना का मूल्यांकन और एनालिसिस करने का प्रयास करेगा। अंत में वो उपकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती है, गलत भी सिद्ध हो सकती है। उपकल्पना बनाने के बाद क्या करेगा वो, 4th स्टेप है कि तथ्यों का निरीक्षण तथा संकलन, कि उसने जिस भी टॉपिक पर अनुसंधान करने की बात की, जिस भी टॉपिक पर उसने कहा कि वो अनुसंधान करेगा अनुसंधान करता, उस टॉपिक से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के डाटा को इकट्ठा करेगा। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के आर्थिक संबंधों पर अध्ययन कर रहा है तो समय समय पर जो व्यापार हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच उसको देखेगा। व्यापार भारत ज़्यादा निर्यात करता है या आयात करता है, पाकिस्तान ज़्यादा निर्यात करता है या आयात करता है, उन चीज़ों को देखेगा। दोनों देशों के व्यापारियों के आपस में कैसे संबंध हैं, किन किन चीज़ों पर व्यापार होता है वो देखेगा। मतलब यानी कि उसके अध्ययन विषय से जो भी टॉपिक होगा उसका उस टॉपिक के जिसके बारे में उसने अपनी उपकल्पना बनाई है, उपकल्पना को सत्य सिद्ध करने के लिए क्या करेगा, उससे जुड़े हुए डाटा को इकट्ठा करेगा, आंकड़ों को इकट्ठा करेगा और उसको अपनी उपकल्पना को विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट और प्रयोग के द्वारा क्या करेगा, सिद्ध करने का प्रयास करेगा। तो वो जो आंकड़े इकट्ठे करेगा, डाटा इकट्ठे करेगा, उसके लिए वो कोई भी तरीका अपना सकता है। जैसे वो एक प्रश्नावली बना सकता है, अनुसूची, एक शेड्यूल बना सकता है, उसके अनुसार अपने डाटा और आंकड़ों को इकट्ठा करेगा। या वो ऑब्जर्वेशन यानी कि आसपास देख करके चीज़ों को ऑब्जर्व करके समझ करके उस हिसाब से डाटा को इकट्ठा कर सकता है। या वो मतलब अपनी प्रश्नावली को बाय पोस्ट विभिन्न जगह पर भेज करके और बाय पोस्ट डाटा इकट्ठा कर सकता है। या वो डोर टू डोर जिस भी किसी मतलब अधिकारी है और है उनसे इंटरव्यू लेकर के उनसे इंटरव्यू के आधार पर अपने आंकड़ों को, अपने डाटा को इकट्ठा कर सकता है। और अपने डाटा और आंकड़ों को इकट्ठा करते समय एक अनुसंधानकर्ता ये ध्यान रखने का प्रयास करता है कि उसका जो डाटा है, जो भी आंकड़े हो, उसके जो भी उसने टॉपिक डिसाइड किया है फाइनली, उस टॉपिक में उसके लिए उपयोगी होने चाहिए, उसके लिए सहायक होने चाहिए, ताकि उसका अनुसंधान जिस उद्देश्य को लेकर के वो अनुसंधान कर रहा है उस उद्देश्य तक वो
पहुंच सके, वो एक सही और शुद्ध रिजल्ट प्राप्त कर सके। उसके बाद पांचवा जो स्टेप है वो क्या होगा कि जो भी उसने विभिन्न प्रकार के, अब मान लो कि समस्या का चुनाव कर लिया, उसके बारे में बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर बना लिया, उपकल्पना बना ली, चौथे नंबर पर उसने आंकड़े इकट्ठे कर लिए। अब आंकड़े कई प्रकार के हो गए इकट्ठे, विभिन्न प्रकार के हो गए, तो अब उनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बांटेगा। मान लो कि किसी के, मान लो मनरेगा पर कोई काम कर रहा है, भारत पाकिस्तान के संबंधों पर काम कर रहा है, तो आर्थिक, जैसे कि व्यापार कौन से साल में पॉजिटिव रहा, कौन से साल में नेगेटिव रहा, भारत किन किन चीज़ों का निर्यात करता है, पाकिस्तान किन किन चीज़ों का निर्यात करता है, आयात कितना है, कौन सी चीज़ें हैं जो प्रमुख रूप से व्यापार में दोनों देशों के व्यापार को बढ़ा सकती हैं, इस तरह से उन चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी बना लेगा। जैसे कि मान लो मनरेगा पर अध्ययन कर रहे हैं तो लोगों की बैंकों में खाता कितने लोगों का है वो एक अलग कैटेगरी हो गई, लोगों का मतलब आर्थिक स्थिति कैसी है वो एक अलग कैटेगरी हो गई। उसके अलावा लोगों को रोजगार जो मनरेगा के तहत मिलता है उसके तहत मतलब उनको वो जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, यानी कि सरपंच के द्वारा प्राप्त होती है या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ वगैरह के द्वारा प्राप्त होती है, वो एक अलग कैटेगरी होगी। यानी कि उसने जो भी डाटा इकट्ठे किए उन सभी डाटा को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बांट लेगा, वर्गीकरण कर लेगा। तो उससे क्या होगा कि एक अनुसंधानकर्ता के लिए अपने रिसर्च, क्योंकि मान लो कि एज से जुड़े हुए डाटा अलग हो गए, मान लो व्यापार की बात कर रहे थे हम, यानी भारत और पाकिस्तान के जो ट्रेड है उसमें आयात से जुड़े हुए डाटा अलग हो गए, निर्यात से जुड़े हुए डाटा अलग हो गए, उसके बाद कि किन चीज़ों का आयात ज़्यादा होता है, किन चीज़ों का निर्यात ज़्यादा होता है एक दूसरे के यहाँ, वो अलग अलग हो गए। और फिर उसके हिसाब से उनको एनालिसिस करना, उनका मूल्यांकन करना, उनको समझना, उनको रीड करना एक अनुसंधानकर्ता के लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए क्या करता है कि एक अनुसंधानकर्ता जो भी डाटा है उनका कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वर्गीकरण कर लेता है। वर्गीकरण करने के बाद क्या होता है कि उसको अलग अलग प्रकार से वो एनालिसिस करने का प्रयास करता है। और जब वर्गीकरण हो जाता है, अलग अलग कैटेगरी हो जाती है, तो अनुसंधानकर्ता के लिए अनुसंधान करना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है और वो अपना एक रिजल्ट स्पष्ट दे सकता है। तो इसलिए अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान को वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए या वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अनुसंधानकर्ता जितना स्पेसिफिक हो सके, जितना आसान हो सके डाटा का मूल्यांकन करना, उतना आसान मूल्यांकन बनाने का प्रयास करता है ताकि उसका जो रिजल्ट है वो सही और शुद्ध रूप में प्राप्त हो। अब पांचवें नंबर तक आते आते उसने मतलब विभिन्न प्रकार के डाटा का वर्गीकरण कर लिया, अलग अलग डाटा कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि उसके पास एक खाका तैयार हो गया, एक समरी तैयार हो गई। उसने टॉपिक भी डिसाइड कर लिया, उसने रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी बना लिया, उसने उपकल्पना भी बना ली, उसने उसके बाद उससे जुड़े हुए डाटा को इकट्ठा भी कर लिया। डाटा को इकट्ठा करके उस डाटा का अलग अलग क्लासिफिकेशन भी कर दिया, अलग अलग बांट भी दिया कैटेगरी के हिसाब से। अब उसका अंतिम काम क्या होगा कि उस पूरे के पूरे डाटा का मूल्यांकन करना, पूरे के पूरे डाटा का एनालिसिस करना और मूल्यांकन और एनालिसिस करने के बाद एक रिजल्ट पर पहुंचना और एक ऐसा लास्ट में वैज्ञानिक नियम बनाने का प्रयास करना। और उस वैज्ञानिक नियम के आधार पर वो क्या करता है कि सिद्धांत निर्माण करने का प्रयास करेगा, अपना एक रिजल्ट जो होगा उसका जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण करने का प्रयास करेगा। कि उसने मान लो किसी समस्या का कोई, जैसे कि मनरेगा के ऊपर अध्ययन किया, अब मनरेगा में क्या कमियां थी, क्या मनरेगा के फायदे थे, क्या मनरेगा के नुकसान थे, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये मान लो उसने रिजल्ट निकाल लिया। तो उसको वो सामान्यीकरण करने का प्रयास करेगा कि मान लो उसने सिरसा डिस्ट्रिक्ट के 4-5 गांवों के ऊपर अध्ययन करने के बाद ये रिजल्ट निकाला कि इस जो भी समस्या थी मनरेगा के अंदर, उस समस्या को हम ये स्टेप्स से आगे चल करके समाधान कर सकते हैं। तो क्या उसका वो रिजल्ट सिरसा डिस्ट्रिक्ट के 4 गांवों की बजाय बाकी सभी गांवों में अप्लाई हो सकता है, केवल सिरसा ही नहीं हरियाणा के सभी गांवों में अप्लाई हो सकता है। इस तरह से वो एक सामान्य नियम बनाने का प्रयास करेगा और हर एक जगह पर अप्लाई कैसे हो सकता है उस चीज़ को लागू करने का प्रयास करेगा। यानी कि अपने अनुसंधान के द्वारा जो भी उसने रिजल्ट निकाला उसका सामान्यीकरण करने का प्रयास करेगा, उसके बारे में विभिन्न नियमों को बनाने का प्रयास करेगा ताकि उसका जो रिजल्ट है वो शुद्ध हो सके और उसके अनुसंधान को एक सही दिशा मिल सके। तो ये कुछ वो विभिन्न स्टेप्स हैं या चरण हैं जिसके द्वारा एक अनुसंधानकर्ता
अपने वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाता है या अपने अनुसंधान को वैज्ञानिक स्वरूप देता है। स्टेप्स और चरण में यही हम 5-6 स्टेप्स का मतलब बात करेंगे, या 6 स्टेप्स के अंदर एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान को शुरू से लेकर के लास्ट तक आगे बढ़ाता है और एक रिजल्ट पर पहुंचता है और एक सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी कल क्लास होगी उसमें हम हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, और जो भी टॉपिक होगा उसके लिए पहले आपको वो टॉपिक बता देंगे सुबह, और बाद में जब क्लास का टाइम होगा इस टाइम 11-12 बजे के आसपास हम लाइव क्लास लेंगे। और अभी जो क्लास ली है मैंने